ओके विद्यार्थियों, आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 23वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। महाप्रज्ञा कॉलेज आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठकर एजुकेशन प्राप्त करने का एक अवसर दे रहा है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो मैं आज की जो 23वें एपिसोड है, लूप की इस श्रृंखला में लूप के जो वीडियो बन रहे हैं, इसमें आज हम बात करेंगे फॉर लूप का। प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सभी प्रोग्रामर के लिए फॉर लूप काफ़ी उपयोगी है और सभी प्रोग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा, आप कोई सा भी बुक उठा कर देख लीजिए, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, जहाँ पर भी लूपिंग की बात हो रही है, वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर लूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो फॉर लूप कंसाइज है, समझने में काफ़ी आसान है ना। इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी सरल है। तो फॉर लूप की इन विशेषताओं की वजह से वो ज़्यादा चलन में है और ज़्यादा प्रयोग में हम लोग लेते हैं। तो ये जो फॉर लूप है, ठीक है ना, ये डेफिनेट रिपीटेशन को सपोर्ट करता है। मतलब कितनी बार लूप चलेगा ये पहले से ही तय हो जाती है। लूप अपना कितनी बार चलने वाला है ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी में जो रिपीटेशन होंगे वो डेफिनेट टाइम तक होंगे, है ना। डेफिनेट रिपीटेशन होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है वो है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है ना। ये जो है एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि सबसे पहले कंडीशन की जांच होगी। सबसे पहले कंडीशन की जांच होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो लूप का जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, आउट ऑफ लूप हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका। लेकिन जब हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं और व्हाइल लूप की बात करें, दोनों ही एक ही टाइप की लूप है नेचर के वाइज। दोनों में ही सबसे पहले कंडीशन की जांच होती है, उसके बाद में लूप का बॉडी इवैल्यूएट होता है। लेकिन फॉर और व्हाइल में एक अंतर है। व्हाइल लूप में लूप अगर 20 बार चलेगा तो 20 बार कंडीशन की जांच होगी, और फॉर लूप में लूप अगर 20 बार चलेगा तो कंडीशन की जांच तो एक बार होगी। ये फॉर लूप का कंस्ट्रक्ट है और 20 बार वो इंक्रीमेंट कर देगा। व्हाइल लूप जब हम लिखते हैं तो उसके साथ में कुछ दिक्कतें होती है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, व्हाइल लूप के लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, क्यों, डू व्हाइल लूप की वजह से, जो कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। और फॉर लूप में जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर हो जाता है। तीनों चीज़ कौन सी है? इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और अपडेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो लूप है ये काउंटर कंट्रोल लूप है। ये किस टाइप का लूप है? ये है काउंटर कंट्रोल लूप है। काउंटर कंट्रोल लूप है, ठीक है ना। अर्थात ये पता चल जाता है कि लूप कितने बार चलेगा। ये पहले से ही तय हो जाती है, पहले से ही निर्धारित हो जाता है, प्री डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं कि लूप कितने बार चलने वाला है। तो इस वजह से, इस सिंप्लिसिटी की वजह से फॉर लूप का बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर लूप का प्रारूप कैसा होता है? फॉर, ठीक है, और ये उसका फॉर लूप का बॉडी, ये जो फॉर लूप का बॉडी, इसमें ही तीनों सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। पहला जो सेक्शन है यहीं पर इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, यही इनिशियलाइजेशन। और जो दूसरा जो सेक्शन है इनिशियलाइजेशन के बाद में, जो दूसरा सेक्शन है वो है कंडीशन। और तीसरा जो सेक्शन है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये चीज़ें होती है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन चीज़ें हर लूप में होता है और ये लूप का बॉडी होता है, ठीक है ना। ये लूप का बॉडी है। लूप का बॉडी तब तक इवैल्यूएट होगा जब तक आपका कंडीशन
ट्रू होता है, ठीक है ना। और कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में, जब वो कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप का जो फ्लो है ना, वो लूप के बाहर आ जाता है, आउट ऑफ द लूप, ठीक है ना। ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगा। और कंडीशन लिखने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का भरपूर प्रयोग करते हैं। आपको याद है, मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था। तो जब कभी भी अपन को कंडीशन को स्पेसिफाई करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का लेते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड होगा या सिंपल होगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये फॉर लूप का प्रारूप है। हालांकि सब लोग फॉर लूप को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उसको कई अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उसके ऊपर भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन फिर भी फॉर लूप का जो प्रारूप है वो यही है, फॉर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में सेमीकोलन। अब ये जो इनिशियलाइजेशन है, आप चाहे तो यहाँ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, आप चाहे तो आप 4 वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। तो 4 वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो फिर आप कॉमा लगा लगा के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में सेमीकोलन आ जाएगा, तो ये पता चल जाता है कंपाइलर को ये एक सेगमेंट है। उसके बाद में इस सेमीकोलन के बाद में जो सेगमेंट होगा वहीं पर कंडीशन वाली बात होगी, ठीक है ना। यहीं पर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जब सेमीकोलन लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सेगमेंट है। मतलब तीनों चीज़ जो लूप की हेडर में ही सारा काम हो जाता है। उसके बाद में लूप का बॉडी बहुत सिंपल रहता है। और वाइल लूप के साथ दिक्कत क्या होती है कि यूजर कई बार प्लस प्लस माइनस माइनस करना भूल जाते हैं। फॉर लूप के साथ ऐसा कम से कम नहीं होता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद में कंडीशन पे जाओगे, उसके बाद में सीधा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। इंक्रीमेंट कब होगा, डिक्रीमेंट कब होगा, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वैल्यू प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक, तो आप देखिए 1 से जो वैल्यू है वो 10 तक क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। मतलब 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, 10 तक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एक जो है वो 10 से छोटा है, एक जो है क्या है वो 10 से छोटा है, ठीक है ना। अगर इसको मैं कंट्रोल वेरिएबल मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, आई लेस देन 10। अगर 10 के बराबर करना है तो मुझे क्या करना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ये लिखना है। तो अगर इस प्रकार का कंसेप्ट हो रहा है आई लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर है, वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5। इसलिए जो कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। उसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अगर आपको नेगेटिव में चाहिए, मतलब वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो 10 से लेके 1 के बीच में चलना है, तो क्या ऑर्डर होता है, 10 9 8 और इस तरीके से 1 आता है। तो यहाँ देखिए जो 10 है वो 1 से बड़ा है, 10 क्या है, 1 से बड़ा है, क्लियर। तो फिर यहाँ पर जो कंट्रोल कंडीशन है वो क्या हो जाएगा कि ये जो 10 है, ठीक है ना, वो इससे जब तक बड़ा रहे तब तक चलेगा। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर 10, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आई, इसको क्या मान लेते हैं, आई। तो क्या लिखेंगे यहीं पर, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि आई इक्वल टू 10 और आई ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फिर आई माइनस माइनस, ये वाला कंसेप्ट है। देखिए ये वाला कंसेप्ट इसमें चलता है। तो जब वैल्यू डिक्रीज करनी है तब क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला कंसेप्ट चल रहा है। देखिए 10 से चल रहा है 1 तक, तो कंसेप्ट जो है वो माइनस वाला है, डिक्रीमेंट वाली मैटर हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस माइनस करेंगे। तो प्लस प्लस कब करेंगे, माइनस माइनस कब करेंगे, मैंने इसकी बात भी आपको बता दिया। वो कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। अगर कंट्रोल वेरिएबल बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है ना, इंक्रीज ऑर्डर में कंट्रोल वेरिएबल को ले जाना है, तब तो कंट्रोल वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। अगर आप माइनस माइनस करोगे तो यहीं पर लॉजिक गलत है। अब प्रोग्रामिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका लॉजिक। लॉजिक अगर आपका बिल्कुल वेल डिफाइंड है और क्लिस्टर क्लियर है तो प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी होने की प्रश्न ही नहीं बनता है। तो एम्बिग्यूटी का सीधा सा कारण है लॉजिक में घालमेल, उल्टे पुल्टे लॉजिक का इस्तेमाल करना है। तो प्लस प्लस कब होगा, माइनस माइनस कब होगा, ये आप तय कर लीजिए। कंट्रोल वेरिएबल को अगर बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है तब तो आप क्या करेंगे,
प्लस प्लस करेंगे। अगर कंट्रोल वेरिएबल को घटते हुए क्रम में लाना है तब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो मैंने देखा है वो सोचते हैं यार मैं प्लस प्लस करूं या माइनस माइनस करूं, वो वहीं पर फंस जाते हैं और वो मर्जी बड़े जो लिख देते हैं, क्योंकि उनको समझाया नहीं जाता है प्रॉपर तरीके से। तो मैं उन सभी के लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी पढ़ा है तो एक बार इस सी को पढ़िए, मेरे जो एपिसोड बन रहे हैं उसको आप देखिए, आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए। तो आपको पता चल गया कि कब प्लस प्लस करना है और कब माइनस माइनस करना है। जब कंट्रोल वेरिएबल को बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है, ठीक है ना, तब आपको प्लस प्लस करना है। जब कंट्रोल वेरिएबल को घटते हुए क्रम में ले जाना है तब क्या करना है, माइनस माइनस करना है। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है मैं ये भी बहुत जल्दी अलग एपिसोड में लेके आने वाला हूँ। मेरा ये जो काम है वो आपको थियोरेटिकली साउंड करना। ये जो मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपके लिए वीडियो बनवा रहा हूँ, इससे मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मस्ट बी क्लियर, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, और रही जब प्रोग्रामिंग करने की बात होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट आपको क्या करना है, कोड ही तो करना है। ठीक है ना, तो कोड करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोड करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग से एपिसोड बनाऊंगा और जिसको आप देखें, और निश्चित रूप से आपको उसमें भी पूरा का पूरा मजा आएगा। मतलब दो पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन। मैं इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो उसको थोड़ा मिनिमम कर रहा हूँ, है ना, तो ताकि आप प्रैक्टिकल के साथ साथ जो थियोरेटिकल सीक्रेट्स है, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको आप समझ सके। तो देखिए, फॉर लूप की जब हम बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। 1 से लेके 10 तक नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, और यही एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो 10 से लेके, है ना, 1 तक नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, void main आपको पता है ये सी का स्ट्रक्चर है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और इंटीजर नम इक्वल टू 0, है ना, नम की जगह आप आई भी ले सकते हो। स्क्रीन को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू क्या कर दिया 1, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक चलना है ना, 10 तक चलना है, 11 तक नहीं चलना है। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आप इस्तेमाल करेंगे और यहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल वेरिएबल कौन हो गया यहाँ, आई, क्योंकि सारा जो प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल है अभी से आई के ऊपर डिपेंड है। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। क्लियर, ये फॉर लूप, और यहाँ क्या लिखेंगे printf /n आई इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा आई, और ये हो गया। ठीक है, ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना। इसलिए न्यू लाइन आ जाएगी और न्यू लाइन के बाद में आई और इक्वल साइन आगे जो भी आई का वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, ये छोटा सा प्रोग्राम था। कंट्रोल वेरिएबल ये है, ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस जो कर रहे हैं प्रोग्राम छोटा सा, void main सेम है गेट ch। ठीक है ना, ऑर्डर आपको क्या रखना है, 10 से लेकर 1 तक चलना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीजर num इक्वल टू 0 CLR SCR, यहाँ लिखेंगे फॉर num। अपने ऊपर ये क्या num लिया ना, या तो इसको हम आई कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं आई कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है ना,
तो यहीं पर भी हम ऐसे भी आई ही कर देते हैं, नाम नहीं लेते, आई कर देते हैं, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 10, क्योंकि कहाँ से चलना है आपको, 10 से चलना है। फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। आई का वैल्यू क्या है 10, देखिए 10, और दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिद्धांत चल रहा है, तो मैंने इसलिए यहीं पर 1 लिखा। और फिर आई माइनस माइनस, ठीक है। प्रिंट है स्लैश एन आई इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट्स बंद और आई प्रिंट हो जाएगी, और ये फॉर लूप यहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, है ना, तब तक चलेगा। और जैसे ही आई का वैल्यू 0 होता है वैसे ही प्रोग्राम का फ्लो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, अब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें जो इंक्रीमेंट वाला ऑर्डर चल रहा है, इसमें आई का वैल्यू जब तक 10 से छोटा रहेगा तब तक तो ये चलता रहेगा, और जैसे 10 से बड़ा हो जाएगी आई का वैल्यू, मतलब 11 हो जाएगी, जब वैल्यू 11 हो जाएगी प्रोग्राम का फ्लो सीधा यहीं पर आ जाएगा। ये इनकी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, ठीक है ना। फॉर लूप और व्हाइल लूप, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, और फॉर लूप में कब इंक्रीमेंट करना है कब डिक्रीमेंट करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी वेरिएशन होती है फॉर लूप में, जिसकी बात भी मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। फिर हम तीनों लूप की प्रारूप को देखकर इस जो एपिसोड है इसका विराम करेंगे, है ना, इसका अंत करेंगे। तीनों लूप को देख लेंगे ताकि एक बार क्या है वो चीज़ें हमारी मेमोरी में कम्प्लीटली स्टोर हो जाएगा कि फॉर लूप के का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ये अगर एक बार याद हो गया तो आपको अटकने का कोई काम नहीं रहेगा। प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से साउंड हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य है कि प्रोग्रामर के तरीके से प्रोग्रामिंग करने की जो एबिलिटी है उसमें आपकी अभिवृद्धि हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, ये मेरे उद्देश्य है। तो फॉर लूप में थोड़ी सी वेरिएशन है। देखिए अगर आपको कंपाउंड लिखने हैं या फिर आपको एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन करना है तो भी आप फॉर लूप को लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वेरिएशन है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। जैसे फॉर एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सेमीकोलन, x प्लस वाई लेस देन 10, ये लेस देन आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना, आई प्लस आई नहीं एक्स प्लस ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो रहा है, आप देखिए, तो कमा लगा के आप कर देंगे, है ना। यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो रहा है, और ये भी जो है x प्लस वाई होके वैल्यू जो भी बनेगा फिर वो इस कंडीशन के साथ जांच होगा। फिर अगर ट्रू होता है तो फिर लूप चलेगा, और फॉल्स होने पर सीधा बाहर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। मैंने आपको ये वाली बातें बताई थी, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप की भी कोड लिखने की छूट देते हैं फॉर लूप में। तो फॉर लूप में अगर आपको 3 वेरिएबल का भी इनिशियलाइजेशन करना है तो कुछ नहीं करना है, x, y, z आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या है। और यहीं पर भी केवल x प्लस प्लस नहीं, अगर आपको y प्लस प्लस करना है तो भी आप यहाँ कमा लगा के y प्लस प्लस कर सकते हो। सेमीकोलन आने का मतलब है इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर सेमीकोलन आने का मतलब हो गया आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल कंडीशन है उसका काम हो गया। उसके बाद में जो पोर्शन रहता है इस पैरेंथेसिस से पहले वो रह जाता है आपके लिए काम, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले सेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मन में आप बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर का प्रारूप, व्हाइल का प्रारूप, डू व्हाइल का प्रारूप, तीनों को मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके मन में यह लूप से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा।
एक नया कंसेप्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे जिसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप कहेंगे। जब ईफ के अंदर ईफ लिखते हैं तो क्या होता है, नेस्टेड ईफ होता है, और स्विच के अंदर स्विच लिखते हैं तो नेस्टेड स्विच होता है। तो लूप के अंदर अगर लूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेस्टेड लूप हो जाएगा। सीधा सा मतलब है फॉर लूप के अंदर अगर कोई फॉर लूप लिख दिया जाए तो वो नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। वाइल के अंदर वाइल लिखा जाए तो नेस्टेड वाइल लूप कहा जाएगा। डू वाइल के अंदर डू वाइल लिखा जाए तो नेस्टेड डू वाइल लूप कहा जाएगा। तो फॉर लूप का प्रारूप देखिए, ठीक है। फॉर यहीं पर आपका इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये फॉर लूप का बॉडी यही होता है। ऐसे ही जब अपन व्हाइल लूप लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा, फिर व्हाइल जिसके अंदर अपन कंडीशन लिखते हैं और यहीं आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, और यहीं पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है ना लिखा जाता है। ये आपका व्हाइल लूप हो गया, ठीक है ना। ये आपकी व्हाइल लूप की बॉडी है, कंडीशन जब तक ट्रू होगा चलेगा। और डू व्हाइल लूप को अपन देख लेते हैं कि डू व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। जब डू व्हाइल लूप लिखते हैं वो किस तरह से काम करेगा, पहले क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में डू, उसके बाद में, ठीक है ना, जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, और यहीं पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, और यहीं पर क्या लिखना होता है, व्हाइल, और फिर कंडीशन और सेमीकोलन। तो ये आपका डू व्हाइल लूप है, ये आपका फॉर लूप है, और ये आपका व्हाइल लूप है ना। तीनों का प्रारूप है, तीनों को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप भरपूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्ञान अर्जन करें, कोरोना की पेंडेमिक में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।